ये क्या है? ये हो क्या रहा है? अरे घबराइए मत, ये है ज्वालामुखी। भूगोल का एक बहुत ही प्रमुख टॉपिक ज्वालामुखी, जिससे हर परीक्षा में एक दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और भूगोल के विद्यार्थी के साथ साथ सभी विद्यार्थियों को और सभी नागरिकों को यह जानना चाहिए, क्योंकि यह सामान्य जानकारी की चीज है। तो आज मैं उपस्थित हूं एक नया वीडियो लेकर आपके सामने, और इसका टॉपिक हमारा यही है, क्या? ज्वालामुखी यानी वोल्केनो। अब यहां पर हम लोग आज वोल्केनो के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में सब कुछ एवरीथिंग पढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। ये है आपका अपना चैनल स्टूडेंट पंच, स्टूडेंट्स की आवाज। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि आखिर वोल्केनो या ज्वालामुखी है क्या? ज्वालामुखी प्रकृति में घटित होने वाली एक घटना है जिसमें पृथ्वी के अंदर का गर्म पदार्थ अर्थात मैग्मा जमीन पर आ जाता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। रुकिए, ऐसे समझिए। आप जानते होंगे कि जैसे जैसे हम जमीन के नीचे जाते हैं, पृथ्वी के अंदर तापमान बढ़ता जाता है, और ये जो तापमान है जमीन के गर्भ में, भूगर्भ में जाने के बाद बहुत अधिक हो जाता है। इतना अधिक कि वहां पर जो भी पदार्थ हैं वो बहुत अधिक तप्त, बहुत अधिक गर्म हैं, और इन गर्म पदार्थों को किसी कारण से जमीन पर निकल आने की प्रक्रिया ज्वालामुखी कहलाती है, ज्वालामुखी के नाम से जानी जाती है। अब ये ज्वालामुखी होते क्यों हैं? ज्वालामुखी का कारण क्या है? तो यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे ज्वालामुखी के कारणों पर। आइए जानते हैं ज्वालामुखी के कारण। ज्वालामुखी के कारण क्या होते हैं? ज्वालामुखी के एक नहीं बल्कि कई कारण होते हैं, जिनमें सबसे जो पहला कारण है वो है पृथ्वी के अंदर बढ़ता हुआ ताप और दाब, यानी बढ़ता हुआ तापमान और दबाव। आप जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर हम जैसे जैसे जाते हैं तापमान भी बढ़ता जाता है और दबाव भी बढ़ता जाता है। कभी कभी यह तापमान और दबाव इतना अधिक हो जाता है कि पृथ्वी की जो परतें हैं, ऊपर के जो लेयर हैं, वो इस तापमान और दबाव का सहन नहीं कर पाती हैं, और अत्यधिक तापमान और दबाव के कारण ये पृथ्वी के अंदर की जो गर्म पदार्थ है, जिसको कि हम लोग मैग्मा के नाम से जानते हैं, ये मैग्मा पृथ्वी की परतों को तोड़कर ऊपर आ जाती है, और यह ज्वालामुखी का एक कारण होता है। यह ज्वालामुखी की एक प्रक्रिया होती है। दूसरे कारण की अगर हम बात करें तो दूसरा कारण है टेक्टोनिक प्लेटों की गति। आप भूगोल के विद्यार्थी ये जानते होंगे कि हमारी पृथ्वी जो है वो कई प्लेटों से मिलकर बनी हुई है। इसमें हमारी पृथ्वी जो है वो प्लेटों से मिलकर बनी हुई है। कई सारी प्लेटें मिलकर पृथ्वी का निर्माण की हैं। ये जो प्लेटें हैं ये हमेशा गति की अवस्था में होती हैं, और इनका गतिशील होना, किसी एक क्षेत्र में गतिशील होना, ये गतिशील जो प्लेटें हैं ये स्थान देती हैं पृथ्वी के अंदर के मैग्मा को जमीन पर निकलने के लिए, और पृथ्वी की कमजोर परतों को देखकर ये मैग्मा परतों को तोड़ती हुई धरातल पर प्रकट हो जाती हैं, जो कि ज्वालामुखी है। तो ज्वालामुखी का दूसरा कारण है प्लेटों की गति, यानी टेक्टोनिक प्लेटों की गति। तीसरे कारण की अगर चर्चा करें तो तीसरे कारण में मूल कारण के रूप में आता है हॉट स्पॉट। अब ये हॉट स्पॉट क्या है? हॉट स्पॉट की अगर चर्चा करें, ये विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हॉट स्पॉट क्या है। तो लगातार जो गर्म लावा है वह ऊपर की ओर आता रहता है, और इसके कारण प्लेटें खिसकती हैं,
जहां पर ये प्लेटें खिसकती हैं और गर्म लावा ऊपर चढ़ता है, इस स्थान को हॉट स्पॉट के नाम से जानते हैं। और ये हॉट स्पॉट जो है ये ज्वालामुखी का प्रमुख कारण होता है। जैसे हवाई द्वीप का नाम आपने सुना होगा, हवाई द्वीप की जो ज्वालामुखी है वो हॉट स्पॉट के कारण हुई है। इसके बाद अगला अर्थात चौथे कारण की अगर हम बात करें तो चौथा कारण है गैस और वाष्प का दबाव। जमीन के अंदर, पृथ्वी के अंदर जो गैसें हैं और जो पानी के गर्म होने के कारण बनी हुई जल वाष्प है, ये पृथ्वी के अंदर से पृथ्वी की सतह पर लगातार दबाव देती हैं। इनमें जल वाष्प के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैसें भी हैं, जो कि जमीन के अंदर से पृथ्वी की परत पर दबाव देती हैं और इसको तोड़कर वो बाहर निकल आती हैं। एक्चुअली यह जो प्रेशर होता है यह गैस और जलवाष्प का दबाव होता है और गैस और जलवाष्प दबाव देकर पृथ्वी के ऊपरी हिस्से को तोड़ती हुई जमीन पर प्रकट होती हैं, जो ज्वालामुखी है। तो ये चौथा प्रमुख कारण है गैस और जलवाष्प का पृथ्वी पर दबाव देना। पांचवें कारण की अगर बात करें तो पांचवा कारण है भूपर्पटी में दरार होना। कई बार कई भौगोलिक कारणों से पृथ्वी में दरार हो जाता है, जिसे हम लोग फॉल्टिंग के नाम से जानते हैं, यानी भ्रंश होना, दरार होना। तो ये दरारें जो हैं ये कई कई किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती हैं और जहां पर ये दरारें होती हैं वहां पर पृथ्वी की जो परत है वो कमजोर हो जाती है और अंदर का जो शक्तिशाली मैग्मा है, ये मैग्मा पृथ्वी की कमजोर परतों को देखकर दरार से होती हुई बाहर निकल जाती है। ये दरार से निकलने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में भी धरती के अंदर का तप्त मैग्मा पृथ्वी पर आ जाता है और यह प्रक्रिया ज्वालामुखी कहलाता है। और ज्वालामुखी का यह पांचवा प्रमुख कारण होता है, जो है पृथ्वी में भूपर्पटी में दरार का होना। अब चलिए आगे चलते हैं कि ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है यह कितने प्रकार का होता है। तो ज्वालामुखी का उद्गार दो प्रकार का होता है। ज्वालामुखी का उद्गार दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो इसमें पहला जो उद्गार है यह है केंद्रीय उद्गार। अब केंद्रीय उद्गार क्या होता है? केंद्रीय उद्गार ज्वालामुखी का वह उद्गार होता है जिसमें पृथ्वी के अंदर का तप्त मैग्मा जमीन में एक होल बनाता हुआ, एक छिद्र बनाता हुआ पृथ्वी के परपटी पर यानी जमीन पर निकल आता है और इसे हम लोग केंद्रीय उद्गार के नाम से जानते हैं। यह ठीक वैसे ही होता है जैसे एक गेंद में एक सुराग होता है और उस सुराग से सारी हवा बाहर निकल जाती है। इसे हम लोग केंद्रीय उद्गार कहते हैं। इसमें पृथ्वी के अंदर का तप्त मैग्मा एक होल बनाता हुआ इस होल के माध्यम से जमीन पर निकल आता है। यह प्रक्रिया केंद्रीय उद्गार के नाम से जाना जाता है। ज्वालामुखी उद्गार का जो दूसरा स्वरूप है, जो दूसरा प्रकार है, यह है दरारी उद्गार यानी फिशर इरप्शन। अब इस दरारी उद्गार में क्या होता है कि पृथ्वी के भूपर्पटी में एक दरार होता है, यानी पृथ्वी की भूपर्पटी जो है वो फट जाती है, किसी भौगोलिक कारण से वो फट जाती है और उसमें कई किलोमीटर तक चौड़ी एक दरार हो जाती है। जब यह दरार होती है तो जहां पर दरार होती है वहां पर पृथ्वी की जो परतें हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं और इन कमजोर परतों का फायदा उठाकर पृथ्वी के अंदर का तप्त मैग्मा उस दरार से होता हुआ बाहर निकलकर जमीन पर ऊपर फैल जाता है। तो ये दरार के माध्यम से निकलने वाला जो ज्वालामुखी है ये दरारी उद्गार यानी फिशर इरप्शन के नाम से जाना जाता है। तो ज्वालामुखी उद्गार जो है यह दो प्रकार का होता है,
केंद्रीय उद्गार यानी सेंट्रल इरप्शन और दरारी उद्गार यानी फिशर इरप्शन। अब आइए आगे हम लोग बढ़ते हुए ये जानते हैं कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो उद्भेदन के आधार पर यानी उद्गार के आधार पर, निकलते हुए लावा और गैसों के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो इसका जो पहला प्रकार होता है यह होता है सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो। अब यह सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है? सक्रिय ज्वालामुखी ज्वालामुखी का वह रूप है जिसमें हमेशा कई साल, कई 100 वर्षों से जो उद्गार निकल रहा है सो आज भी निकल रहा है। मतलब इसमें से कंटिन्यूअस, लगातार लावा निकल रहे हैं, सो निकल रहे हैं। ये एक्टिव वोल्केनो यानी सक्रिय ज्वालामुखी है, इससे जो निकल रहा है सो निकल रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इटली का माउंट एटना का नाम आपने सुना होगा, इटली का माउंट अस्ट्रापोली का नाम आपने सुना होगा, और हवाई द्वीप के मौना लोआ का नाम सुना होगा। ये सारे जो ज्वालामुखी हैं ये सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इनसे जो लावा निकल रहा है सो निकल रहा है। और यहां से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इटली के माउंट अस्ट्राम्बोली को कहते हैं। यानी अस्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी है उसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, क्योंकि यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इससे लगातार लावा और गैसें निकल रही हैं, जिससे भूमध्य सागर के एक बहुत बड़े भाग में प्रकाश होता रहता है। इसलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से जानते हैं। दूसरा जो ज्वालामुखी का प्रकार है यह है सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी है जिससे उद्गार निकलना अभी फिलहाल बंद है। मतलब कुछ सालों पहले तक इससे उद्गार निकला था, अभी उद्गार निकलना बंद है, लेकिन उद्गार निकलने की संभावना समाप्त नहीं हुई है। भविष्य में कभी भी यह फूट सकता है और कभी भी इससे उद्गार निकल सकता है। एक प्रकार से यह जो ज्वालामुखी है यह सोया हुआ है, और सोया हुआ है, यह कब जाग जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो इस सोए हुए ज्वालामुखी को सुषुप्त ज्वालामुखी के नाम से, डोर्मेंट वोल्केनो के नाम से जानते हैं। जापान का माउंट फूजी और इटली का विसुवियस ये इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। ये दोनों कुछ साल पहले जागृत थे, इनमें से उद्गार निकलता था। अभी ये शांत हैं, सोए हुए हैं, लेकिन फिर इनमें से कब उद्गार निकलना शुरू हो जाएगा ये कहना मुश्किल है। सोया हुआ है, सुषुप्त ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी का जो तीसरा प्रकार है यह है शांत ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी। मतलब इसमें से अब न तो उद्गार निकल रहा है और न ही भविष्य में कभी निकलने की संभावना है। वैज्ञानिकों ने घोषित कर दिया है कि भाई इसमें से अब उद्गार नहीं निकलेगा, यह ज्वालामुखी अब डेड हो चुका है, मृत हो चुका है, शांत हो चुका है, अब आप निश्चिंत रहें, इसमें से कभी भी उद्गार नहीं निकलेगा। तो ऐसे जो ज्वालामुखी हैं इनको हम लोग शांत ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। श्रीलंका का एडम्स पीक और स्कॉटलैंड में एडिनबर्ग का आर्थर सीट और भारत का ये जो डेक्कन ट्रेप है ये भी उदाहरण है सुषुप्त या मृत ज्वालामुखी का। डेक्कन ट्रेप बहुत साल पहले ज्वालामुखी क्षेत्र ही था, जो कि अभी मृत ज्वालामुखी के रूप में हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो
ये जो तीन प्रकार था ज्वालामुखी का, ये सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी के तीन प्रकार हैं। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं ज्वालामुखी से संबंधित कुछ शब्दावलियों की। ये शब्दावलियां क्या क्या हैं? देखिए, पूरा जो ज्वालामुखी है इसको हम लोग ज्वालामुखी यानी वोल्केनो के नाम से जानते हैं। और इसमें ये एरिया जहां से ज्वालामुखी को मटेरियल मिलता है ऊपर फेंकने के लिए, यानी पृथ्वी के अंदर का यह भाग जो एकदम तप्त गर्भ है, जहां की लावा है, जहां की मैग्मा है, ये एरिया मैग्मा चैम्बर के नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग मैग्मा चैम्बर कहते हैं। यह नाली जिससे होकर के ज्वालामुखी पदार्थ जमीन तक आती है, इसको हम लोग वेंट कहते हैं, VENT, वेंट। ये नाली जो है जिससे ज्वालामुखी पदार्थ जमीन तक निकल के आता है, इसको हम लोग वेंट कहते हैं। ज्वालामुखी का ये जो टीप जैसा मुंह है, इसको हम लोग क्रेटर कहते हैं, यानी ज्वालामुखी के मुंह को क्रेटर कहते हैं। और जब यह मुंह बहुत बड़ा हो जाता है तो इसे हम लोग क्रेटर न कह के कैल्डेरा के नाम से जानते हैं। इसे क्रेटर न कह के क्या कहते हैं? कैल्डेरा कहते हैं। ये ज्वालामुखी जब निकलता है तो इसके ऊपर राख और जलवाष्प और गैस के बादल होते हैं, जिनको हम लोग ऐश एंड गैस क्लाउड कहते हैं। मतलब राख और गैस के बादल हैं। तो ये कुछ ज्वालामुखी से संबंधित शब्दावली है जो कि आप लोगों को याद रखना है। मैग्मा चैम्बर, वेंट, क्रेटर, बड़ा हो गया क्रेटर तो कैल्डेरा, ऊपर जो है वो क्लाउड। ठीक है। अब आइए ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो ज्वालामुखी से जो निकलने वाले पदार्थ हैं, ये पदार्थ के तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, यानी ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैस पदार्थ। ठोस पदार्थों की अगर बात करें, आप लोग नोट कर लीजिए ठोस पदार्थों के बारे में। तो ठोस पदार्थों में सबसे जो पहला पदार्थ है वो है ज्वालामुखी बम, यानी वोल्केनिक बम। अब ये वोल्केनिक बम क्या है? तो ज्वालामुखी से निकलने वाले बड़े बड़े शिलाखंड, बहुत बड़े बड़े शिलाखंडों को हम लोग वोल्केनिक बम के नाम से जानते हैं। यानी जो बड़े चट्टान हैं वो वोल्केनिक बम कहे जाएंगे। उसके बाद 100-200 ग्राम के आसपास आयतन और आकार वाले जो पदार्थ होते हैं, इतने बड़े बड़े, उनको हम लोग लैपिली कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? लैपिली। और चने के आयतन और आकार वाले पदार्थ, मटर के आयतन और आकार वाले पदार्थ, इनको हम लोग अस्कोरिया कहते हैं, SCORIA। हालांकि कई किताबों में इन्हें भी लैपिली कहकर ही संबोधित किया गया है। कई किताबों में ये चने के आयतन और आकार वाले छोटे छोटे पदार्थों को भी लैपिली ही कहा गया है, लेकिन कई उत्कृष्ट किताबों में लैपिली बड़े बड़े, मतलब 100-200 ग्राम, 250 ग्राम तक का आकार है तो उनको लैपिली कहते हैं। और छोटे जो मटर के दाने या चने के दाने के बराबर हैं, उन्हें अस्कोरिया कहा जाता है। इसके बाद उससे जो छोटे छोटे कण होते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण जमीन पर गिरते हैं, कुछ हवा में तैरते हैं, इनको शिंडर के नाम से जाना जाता है। इन्हें शिंडर कहते हैं। और जो बहुत महीन चूर्ण होते हैं, जो हवा के साथ आकाश में उड़ते रहते हैं, इन महीन चूर्ण को ज्वालामुखीय राख या ऐश के नाम से जाना जाता है। तो ये ठोस पदार्थ थे जो ज्वालामुखी से
निकलते हैं। अब यदि हम द्रव पदार्थ की बात करें तो ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों में, द्रव पदार्थों में मात्रा होती है सर्वाधिक जल की और लावा की। जल की और लावा की मतलब वाटर, पानी की और लावा की। तो लावा जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो लावा होता है इसे हम लोग कहते हैं बेसाल्टिक लावा। बेसाल्टिक लावा क्या है? ये पतला होता है और पतला होने के कारण यह बहुत दूर तक बह सकता है। बहुत दूर तक बहने के कारण यह मूलतः पठारी का निर्माण करता है। दूसरा जो लावा का प्रकार है वो है एंडेसाइटिक या रयोलाइटिक लावा। एंडेसाइटिक या रयोलाइटिक लावा, ये जो लावा है ये एसिड लावा के नाम से भी जाने जाते हैं और ये गहरे होते हैं, मतलब इनका डेंसिटी ज्यादा होता है। ये बहुत दूर तक बह नहीं पाते हैं, लिहाजा ये गुंबद का निर्माण करते हैं, डोम्स का निर्माण करते हैं और ये बह नहीं पाते हैं दूर तक, अर्थात ये माउंटेन का निर्माण करते हैं। इस प्रकार का निर्माण ये करते हैं। अब यदि गैस की बात करें तो गैस जो ज्वालामुखी के अंदर से निकलते हैं, तो ज्वालामुखी से निकलने वाले गैस में 70 से 80% मात्रा जो है वो जल वाष्प की होती है, यानी H2O, हमारी पानी, जल। ये जल जो है ये गर्म होकर के जलवाष्प बनता है और जलवाष्प बन करके निकलता है। तो 70 से 80% मात्रा जो है वो जलवाष्प का होता है। उसके बाद यहां से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी धुआं। चूंकि आग लगी है तो धुआं तो निकलेगा ही। उसके बाद यहां से निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एक जहरीली गैस है। और यहां से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर पूछा जाता है कि क्या कारण है कि ज्वालामुखी के ऊपर से गुजरने वाली चिड़िया गिरकर मर जाती है या मर जाती है। ज्वालामुखी के ऊपर से गुजरने वाली चिड़िया मर जाती है। इसका सही उत्तर मैं आपको बता रहा हूं। इसका सही उत्तर है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है ये हवा से हल्की गैस है, लिहाजा ये ज्वालामुखी के सतह पर नहीं बल्कि ज्वालामुखी सतह से कुछ ऊपर आसमान में एक लेयर बनाता है और जब चिड़िया वहां से गुजरते हैं तो वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस सांस लेती है और सल्फर डाइऑक्साइड चूंकि जहरीली गैस है तो जहरीली गैस सांस लेने के कारण वो वहीं मर जाती है और गिर जाती है। यही कारण है कि ज्वालामुखी के ऊपर से गुजरने वाली चिड़िया गिरकर मर जाती है या मरकर गिर जाती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो ज्वालामुखी से निकलता है। उसके बाद हाइड्रोजन यहां से निकलता है। हाइड्रोजन गैस ज्वालामुखी से निकलने वाली प्रमुख गैसों में एक है। अब ये सभी जो गैसें हैं ये वातावरण को दूषित करती हैं और ये अम्ल वर्षा करवाती हैं। अम्ल वर्षा भी हमारे वातावरण के लिए हानिकारक होता है। तो ज्वालामुखी से निकलने वाले जो पदार्थ हैं, ठोस, द्रव और गैस, सभी पदार्थों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि ज्वालामुखी का मानव जीवन पर या मानव वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ज्वालामुखी जो है इसका जो हमारे पास प्रभाव पड़ता है, हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, हमारे वातावरण पर प्रभाव पड़ता है, इन्हें हम दो ग्रुपों में बांट कर पढ़ सकते हैं। पहला हानिकारक प्रभाव और दूसरा लाभकारी प्रभाव यानी लाभदायक प्रभाव। तो आइए हम लोग देखें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हानिकारक प्रभाव का। तो ज्वालामुखी का सबसे बड़ा हानिकारक प्रभाव यह होता है कि यहाँ जन धन की बहुत हानि अर्थात विनाश हो जाता है। मतलब 1 से 2 मिनट के अंदर एक बहुत बड़ा क्षेत्र जन शून्य हो जाता है। चाहे वो बड़ी सिटी हो चाहे कुछ भी हो, अगर वहां ज्वालामुखी आ गया तो वहां
विनाश की लीला रच दी जाती है और वह पूरा एरिया जो है वो समाप्त हो जाता है, जन शून्य हो जाता है। तो जन हानि जो है यह ज्वालामुखी का सबसे पहला और भयंकर दुष्परिणाम है। दूसरा जो इसका हानिकारक परिणाम है, प्रभाव है, वो है कि वायु और जल का प्रदूषण। ज्वालामुखी के कारण वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण बहुत बड़े पैमाने पर होता है। इससे जो भी जहरीली गैसें निकलती हैं वो वायु प्रदूषण करती हैं, जो अंदर से लावा निकलता है ये सभी जो है ये जल को प्रदूषित करते हैं। तो ज्वालामुखी के कारण वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण बहुत बड़ी मात्रा में होता है। ये हमारे लिए हानिकारक होता है और ये हानिकारक प्रभाव है। तीसरा जो इसका हानिकारक प्रभाव है वो है कि जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ज्वालामुखी निकलने के कारण इससे जो गैस निकलते हैं, जो डस्ट निकलते हैं, जो राख निकलते हैं, ये हमारी जलवायु को पूरी तरह से प्रभावित कर देते हैं और हमारी जलवायु इससे डिस्टर्ब होती है। तो जलवायु पर इसका बहुत बड़ा प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है। अगला है जो हानिकारक प्रभाव है भूकंप और सुनामी। जब कभी भी ज्वालामुखी होता है, कहीं भी होता है, तो वहां पर बहुत तेज भूकंप के झटके आते हैं और बहुत बड़े क्षेत्र में आते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी भूकंप होता है तो ज्वालामुखी हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जब ज्वालामुखी होता है तो भूकंप होना आवश्यक है। जब भी ज्वालामुखी होती है बहुत तेज भूकंप के झटके बहुत बड़े क्षेत्र में आते हैं। तो इसलिए यह भूकंप एक हानिकारक परिणाम है ज्वालामुखी का। और अगर यही भूकंप समुद्र के अंदर होता है तो समुद्र की लहरें काफी ऊंची ऊंची उठने लगती हैं, जिन्हें हम लोग सुनामी के नाम से जानते हैं। तो भूकंप और सुनामी जो है ये हानिकारक प्रभाव है ज्वालामुखी का हमारे ऊपर। लेकिन ज्वालामुखी के कुछ लाभदायक परिणाम भी हैं। जी, ज्वालामुखी के कुछ लाभदायक प्रभाव हैं, लाभदायक परिणाम हैं। अब ये लाभदायक प्रभाव क्या है, लाभदायक परिणाम क्या है, इस पर चर्चा कर लें। तो सबसे पहले इसका लाभदायक प्रभाव यह है कि यह हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। जब ज्वालामुखी निकलती है तो ज्वालामुखी से बहने वाली लावा कुछ 1000 लाख साल वर्षों में मिट्टी का रूप ले लेती है और यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होता है। जैसे भारत में जो डेक्कन ट्रेप का क्षेत्र आप देख रहे हैं, काली मिट्टी से बना हुआ क्षेत्र, यह ज्वालामुखी लावा से बना हुआ क्षेत्र है जो काले रंग का है, अत्यधिक उपजाऊ है और भारत में कपास उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण मिट्टी मानी जाती है। तो ज्वालामुखी का एक अच्छा प्रभाव यह है कि इसके लावा से भले ही लाखों साल के बाद वो मिट्टी बनता हो, लेकिन वो मिट्टी बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। दूसरा, जिस क्षेत्र में ज्वालामुखी और ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है वो क्षेत्र खनिज और ऊर्जा से संसाधनों से धनी हो जाता है। मतलब उस क्षेत्र में खनिज और ऊर्जा संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ज्वालामुखी से हम लोगों को खनिज और ऊर्जा संसाधनों की प्राप्ति का स्रोत मिलता है। ये ज्वालामुखी के लिए हमारे लिए लाभदायक परिणाम है। ज्वालामुखी के द्वारा भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, यह भी एक हमारे लिए लाभकारी परिणाम है, लाभकारी स्थिति है। और नए भू आकृतिक स्वरूप हमको देखने को मिलता है। जब ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है तो नए भू आकृतिक स्वरूप हम लोगों को ज्वालामुखी के कारण देखने को मिलता है। जब ज्वालामुखी होती है तो वहां पर एक नई भू आकृति निर्मित होती है और यह जो नई भू आकृति है वो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। इससे हम उस नई भू आकृति से परिचित होते हैं। बाद में वहां पर मानव बसाव हो सकता है, शहर बस सकते हैं या और भी कुछ हो सकता है। जैसे हवाई द्वीप का नाम आपने सुना होगा। ये जो हवाई द्वीप है यह ज्वालामुखी क्रिया द्वारा ही निर्मित है
और उससे पहले हम लोग हवाई द्वीप को नहीं जानते थे। हवाई द्वीप ज्वालामुखी ने बनाया, एक नया क्षेत्र, एक नया भू आकृति हवाई द्वीप के रूप में हम लोगों को देखने के लिए मिला। नंबर नेक्स्ट है कि पर्यटन और शोध को एक नया क्षेत्र मिलता है। जब ज्वालामुखी उत्पन्न होती है तो हजारों साल, लाखों साल के बाद ही सही, लेकिन वहां पर पर्यटन का विकास होता है और शोध के नए अवसर उपलब्ध होते हैं। तो इस प्रकार से ये सब ज्वालामुखी के लाभ भी हैं। हालांकि ज्वालामुखी की हानियां अधिक हैं, लाभ बहुत कम हैं। और विश्व के अधिकांश जो ज्वालामुखी हैं वो प्रशांत महासागर के किनारे किनारे पाए जाते हैं। इन्हें हिंदी में अग्नि मेखला यानी अंग्रेजी में रिंग्स ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि रिंग्स ऑफ फायर क्या है। तो रिंग्स ऑफ फायर जो है वो प्रशांत महासागर के किनारे का क्षेत्र है जो कि ज्वालामुखी के लिए मतलब प्रख्यात है। वहां पर बहुत सारे ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो ज्वालामुखी का यह जो क्षेत्र है यह रिंग्स ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है, जो प्रशांत महासागर के किनारे है। तो उम्मीद है ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इसी प्रकार की अन्य जानकारी वाली चीजें लगातार पढ़ते रहना चाहते हैं और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी डट कर करना चाहते हैं तो कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे एपिसोड को दीजिए एक लाइक। और हम इंतजार कर रहे हैं आपके एक प्यारे से कमेंट का। आपके कमेंट का जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। बाय बाय।